नमस्कार दोस्तों, पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सभी परीक्षाओं में आने वाले बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, और इन क्वेश्चंस में हम लोग 6 सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। आज का सेशन हम लोग पार्ट नंबर 7 को देखने वाले हैं। उम्मीद है आपकी सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और कंटिन्यू आप लोग पढ़ाई को फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि हम सभी को आपकी सफलता का बेहद इंतजार है और घर वालों को भी इंतजार है। आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे अपने घर पर? एक छोटी सी चंद लाइन से मैं आज का सेशन शुरू करूंगा कि उसकी नम आंखों को मुझसे बड़ी उम्मीद है। उसकी नम आंखें कहती है कि तू एक ना एक दिन कुछ बड़ा करेगा। अंगारों से घिरा हो या मुसीबतों से कुचला हो, तू वो योद्धा है जो अंत तक लड़ेगा। अरे मेरे लिए अपनी नींद चैन को आधा किया है उसने, और शब्द भी कम है इतना ज्यादा किया है उसने, और अभी भी मेरे हर गम को सहने के लिए वो हरदम तैयार है। फिर कैसे हार जाऊं मैं, मेरे घर पर मेरी जीत का इंतजार है, मेरी घर पर मेरी जीत का इंतजार है। तो यह जीत किसके लिए होगी दोस्तों? तो आप कमेंट बॉक्स में जाके किसे डेडिकेट करेंगे उनका नाम जरूर लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 7 का। आज के सेशन, आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं आज के सेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, इनमें से एक संशोधित भूमिगत तना कौन सा होने वाला है? देखिए, पहला ही क्वेश्चन बॉटनी से हमने लिया है। सभी एग्जाम्स में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह सार है और इन्हें हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, मॉर्फोलॉजी यानी कि पादप आकारिकी से यह क्वेश्चन आया हुआ है। पादप आकारिकी का क्वेश्चन, पादप आकारिकी का पहला क्वेश्चन हमारे बीच में है। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो पादप आकारिकी से पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि भूमिगत तना यहां पर कौन होने वाला है। देखिए, अलग अलग हम लोग जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें कई प्रकार की जड़ें भी हम लोग खाते हैं और कई प्रकार के तनों को भी हम लोग खाते हैं। तो यहां पादप आकारिकी में, पादप आकारिकी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि जड़ और तनों के रूपांतरण से काफी क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। और स्पेशली अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे की सभी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आने वाली रेलवे की सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पादप आकारिकी का पहला क्वेश्चन होता है कि हम लोग पादपों को प्रमुख रूप से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कि जो पादपों के भाग होते हैं, यहां हम लोग देखते हैं कि पादप का एक भाग होता है जिसे हम लोग वेजिटेटिव पार्ट यानी कि वानस्पतिक भाग के नाम से जानते हैं। पौधों में पहला भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं वानस्पतिक भाग, और दूसरा भाग होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी इसे हम लोग कहते हैं डियर स्टूडेंट जनन भाग। जनन भाग। अगर हम लोग वानस्पतिक भाग को देखें तो वानस्पतिक भाग 3 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर हम लोग तना, नंबर 2 पर हम लोग जड़, और नंबर 3 पर हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? पत्ती को, है ना। तना, जड़ और पत्ती, यहां पर 3 भाग होते हैं जो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट माने जाते हैं। अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो यहां पर पहले पुष्प को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, पुष्प यानी फ्लावर। सेकंड नंबर पर यहां पर आ जाता है बीज, यहां पर आ जाता है बीज, यानी पुष्प और बीज, यहां ये 2 पार्ट होते हैं, ये जनन भाग माने जाते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट माने जाते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां तने से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि तने का रूपांतरण यहां पर पूछा जाता है। संशोधित भूमिगत तना कौन है? हम लोगों ने देखा है कि जो मूली होती है वो जड़ का एक प्रकार होता है। मूली एक प्रकार की जड़ होती है। अगर एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूली किस प्रकार की जड़ है, तो डियर स्टूडेंट मूली एक प्रकार की मूसला जड़ मानी जाती है। मूसला जड़, यानी कि इसे हम लोग टेप रूट के नाम से जानते हैं, मूसला जड़। मूसला जड़, इस मूसला जड़ में प्राथमिक और द्वितीयक जड़ें दोनों प्रेजेंट होती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं गाजर की। तो गाजर भी एक प्रकार की जड़ होती है, गाजर भी एक प्रकार का जड़ का रूपांतरण है, और शकरकंद जो होता है वो भी एक जड़ का रूपांतरण माना जाता है। हमारे पास में एक ऑप्शन बचता है यहां पर पोटैटो यानी कि आलू, और आलू जो होता है एक प्रकार का भूमिगत तना माना जाता है, यानी इसे हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम के नाम से जानते हैं। तो यहां इसका सही जवाब होने वाला है आलू। अगर हम लोग तनों के रूपांतरण की बात करें तो डियर स्टूडेंट, अगर एग्जाम्स में आता है कि हल्दी क्या है, तो हल्दी भी एक प्रकार का तने का रूपांतरण माना जाता है। तो मैं कुछ नाम यहां पर लिख देता हूं, जैसे हल्दी, हल्दी, उसके बाद में अदरक, हल्दी, अदरक, इसके बाद आलू, आलू भी एक प्रकार का तना होगा, लहसुन, लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज भी एक प्रकार का
तना माना जाता है। अगर हम लोग बात करें कि जो हल्दी और अदरक है वो किस प्रकार के तने हैं, इनका रूपांतरण अगर हम लोग देखें तो इन्हें हम लोग राइजोम के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, किस नाम से जानेंगे? राइजोम, या इन्हें हम लोग प्रकंद के नाम से जान सकते हैं, या राइजोम के नाम से भी इन्हें हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग बात करें आलू की, तो जो आलू होता है डियर स्टूडेंट, ये एक प्रकार का कंद होता है। आलू क्या होता है? एक प्रकार का कंद होता है जिसे हम लोग ट्यूबर के नाम से भी जानते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर लहसुन और प्याज की बात करें तो लहसुन और प्याज जिस प्रकार का रूपांतरण है उसे हम लोग सल्क कंद के नाम से जानते हैं, सल्क कंद के नाम से जानते हैं। तो हल्दी और अदरक प्रकंद हो जाएंगे, आलू यहां पर कंद हो जाएगा, और लहसुन और प्याज यह भी तने के ही रूपांतरण है और इन्हें हम लोग सल्क कंद के नाम से जानते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहां पर जो आलू, लहसुन और प्याज, हल्दी, अदरक, ये किस कुल के पौधे हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर आप इन सभी क्वेश्चंस का जवाब जरूर दीजिएगा। तो यहां इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, पोटैटो। इस प्रकार के मॉर्फोलॉजी से, प्लांट मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आगे भी देखने को मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे बीच में है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग किया जाता है, यह किसके लिए? खाद्य परिरक्षक के रूप में होता है, यानी एक प्रकार का फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? तो ध्यान से समझिएगा। खाद्य परिरक्षक हम बोलते हैं कि खाने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षित रखना, यानी कि खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुछ केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है डियर स्टूडेंट, तो उन्हें हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव के नाम से जानते हैं। और यह फूड प्रिजर्वेटिव अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहां जो क्वेश्चन देके रखा है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए इसके ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां दिया है स्क्वैश, यहां पर दिया है टमाटर केचप, फलों का रस और अचार। तो नॉर्मली हम लोग जब पिकल या अचार वगैरह बनाते हैं हम लोग नमक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। नमक को भी एक फूड प्रिजर्वेटिव माना जाता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ये प्रिवेंट करता है हमारे खाने को। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ जाता है कि खाद्य सामग्री को, कि जिन्हें खाया जाता है, जितनी भी खाद्य सामग्री होती है उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार के फूड प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल, मैं इंपॉर्टेंट नोट डाल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को कई बार देखा है कि खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए हम किस प्रकार के खाद्य परिरक्षक का उपयोग करते हैं। तो सोडियम बेंजोइड आप लोगों ने नाम सुना होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, कंपाउंड है सोडियम बेंजोइड। सोडियम बेंजोइड नामक एक कंपाउंड होता है जिसका उपयोग हम लोग, इस केमिकल का उपयोग हम लोग फूड मटेरियल को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करने के लिए करते हैं ताकि वो खराब ना हो। यहां पूछा गया है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। देखिए इसका इस्तेमाल जितने भी फ्रूट जूस होते हैं, कि अगर फलों से निकाला गया जो रस होता है, फलों का रस होता है, उन्हें लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब होने वाला है, फ्रूट जूस इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां दो केमिकल मैंने डिस्कस किए इस क्वेश्चन में, पहला है सोडियम बेंजोइड, और सोडियम बेंजोइड का उपयोग हम लोग अचार, यहां पर मैं अचार ले सकता हूं, भोजन हो सकता है, यहां पर इन सभी का उपयोग यहां पर किया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे बीच में कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिसे हम लोग बाहर छोड़ते हैं उसका प्रतिशत कितना होता है? कितने परसेंट CO2 को हम लोग बाहर निकालते हैं? तो डियर स्टूडेंट, मैं यहां कुछ बातें आप लोगों को समझाने वाला हूं कि हम जब श्वसन लेते हैं तो यह श्वसन 2 प्रकार का होता है, कि एक में जब हम लोग गैस को इन करते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं, और शरीर के अंदर लेने वाले इन गैसों की जो मात्रा होती है वो अलग अलग प्रकार होती है। सभी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब हम लोग किसी भी गैस को शरीर के अंदर लेते हैं तो उस वक्त हमारे अंदर जो गैस की मात्रा जाती है उसे आप ध्यान से पढ़िएगा कि जब हम लोग नाइट्रोजन गैस को अंदर लेते हैं तो उस वक्त नाइट्रोजन हमारे शरीर में 78% जो है वो एंट्री करेगा। यानी नाइट्रोजन गैस का कितना अमाउंट हम लोगों ने शरीर के अंदर लिया, तो यह 78% जो हम लोग लेते हैं। सेकंड नंबर पर यहां पर आता है कि कितना परसेंट हम ऑक्सीजन लेते हैं,
तो डियर स्टूडेंट 20.96% या अप्रोक्सीमेटली इसको आप 21% के अमाउंट में नोट कर सकते हैं कि 21% के अमाउंट में हम लोग ऑक्सीजन को गेन करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ली जाती है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है 0.03% के अप्रोक्स होता है, यानी 0.03% के समथिंग कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होता है। ये 3 गैसें प्रमुख होती हैं जिन्हें हम लोग हमारे फेफड़ों में भरते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जब इन गैसों को श्वसन क्रिया कंप्लीट हो जाती है, जब गैसों का एक्सचेंजेशन हो जाता है, तो वहां से जब गैसें आउट की जाएगी, जो गैसें वेस्ट मटेरियल के रूप में हमारे अंदर बचती है जिन्हें फेफड़े आउट करते हैं, तो यहां पर हम लोगों ने नाइट्रोजन को 78% गेन किया था, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहां हम लोग नाइट्रोजन को 78% ही बाहर करते हैं, यानी कि इसे आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहां एक बड़ा सवाल है कि नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन हमारे लंग्स के द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि आप सभी भली भांति जानते होंगे कि नाइट्रोजन हमारे अंदर एक वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में पड़ा रहता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीजन हम लोगों ने 21% गेन किया था, तो अब जो बाहर निकलने वाली ऑक्सीजन रहेगी वो रहेगी मात्र 16%, मात्र 16%। आप देख पा रहे हो कि यह 21% से जो अमाउंट है इसका 16% आ गया, यानी यहां पर हमारे शरीर के द्वारा अप्रोक्सीमेटली 5% ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 0.03% हम लोगों ने एब्जॉर्ब किया था, और जब हम लोग इसे आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है वो टोटल 4% है, जो हमारे 4% है ना। तो यहां हमारा क्वेश्चन है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसे जिसे हम लोग बाहर छोड़ते हैं वो कितना अमाउंट होता है, तो डियर स्टूडेंट यह होता है 4% के अमाउंट में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होने वाला है। आप इन सभी गैसों को ध्यान से समझें, ये सभी गैसें आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन एक वंशानुगत बीमारी है? वंशानुगत बीमारी के बारे में यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए वंशानुगत बीमारी क्या होती है कि जो बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है, ये जेनेटिकली डिसऑर्डर होते हैं हमारे शरीर के, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते रहते हैं। तो यहां हम लोग जो ऑप्शन हमारे पास देके रखे उनमें हम लोग देखेंगे हीमोफीलिया नाम का एक रोग देके रखा है। सेकंड है यहां पर मायोपिया, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। एक होता है रक्ताल्पता और एक होता है ल्यूकेमिया। मैं नीचे दिए गए तीनों ऑप्शन को पहले आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। तो डियर स्टूडेंट निकट दृष्टि दोष एक नेत्र संबंधी डिसऑर्डर है, विकार है, जहां व्यक्ति को निकट की वस्तु बहुत स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। देखिए लेंस की फोकस दूरी जब बिगड़ जाती है तो उस वजह से ये रोग होते हैं। इनके कारणों को हम लोग नेक्स्ट सेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहां इसके निवारण के लिए हम लोग इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बट ये क्वेश्चन कारणों के सहित पूछे जाते हैं, इन्हें आप लोग ध्यान दीजिएगा। रक्ताल्पता यानी कि हमारे अंदर जब खून की कमी हो जाती है, आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो उस वजह से उस खून की कमी को हम लोग रक्ताल्पता या फिर इसे हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं। इस रोग का नाम हो जाएगा एनीमिया। आगे आता है ल्यूकेमिया। तो डियर स्टूडेंट जब हमारे रक्त में WBC की मात्रा बढ़ जाती है, जब हमारे शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस रोग का नाम ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। इस रोग को सामान्यतः ब्लड कैंसर के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। इसे हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर कोशिकाओं की अनकंट्रोल ग्रोथ होती है। तो यहां हम लोगों ने पढ़ा, हमारे सामने है ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया। तो डियर स्टूडेंट ये हीमोफीलिया क्या होता है? तो इस हीमोफीलिया के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता, कि अगर कहीं चोट लग जाती है तो रक्तस्राव वहां से कंटिन्यूसली होता रहता है, और यह रोग एक वंशानुगत रोग है। यह रोग एक वंशानुगत रोग है। इसे हम लोग शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। इसे क्रिसमस रोग के नाम से भी जानते हैं। तो हीमोफीलिया जो है ये एक वंशानुगत बीमारी होती है। यहां सही जवाब होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है हमारे पास, पार्किंसन रोग के खिलाफ उपचार विकसित करने के लिए अग्रणी योगदान निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? पार्किंसन डिसीज जो हमारे शरीर में होता है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि ये रोग किस अंग से संबंधित होता है, यह रोग किस अंग में होता है। तो डियर स्टूडेंट पार्किंसन रोग के बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों को बताने वाला हूं। पार्किंसन रोग क्या होता है? देखिए यह रोग हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है।
यह रोग, इस रोग का संबंध मस्तिष्क से संबंधित होगा। जब हमारे मस्तिष्क के कुछ भाग ठीक से काम नहीं करते हैं। अभी तक डॉक्टर्स को इसका जो सही कारण है वो पता नहीं लग पाया है। यह एक असमंजस्य की स्थिति में है यह रोग, कि इसका प्रमुख कारण क्या होना चाहिए। तो यह रोग मस्तिष्क के अंदर होता है, और मस्तिष्क के जब कुछ भाग ठीक से काम नहीं कर पाते हैं तो उस रोग को हम लोग पार्किंसन डिसीज के नाम से जानते हैं। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, जैसे व्यक्ति के अंदर स्मृति लोप होने की अवस्था हो जाती है। अल्जाइमर कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो अल्जाइमर नाम का रोग भी मस्तिष्क से संबंधित है। तो यहां डिमेंशिया नाम का एक डिसीज हो जाता है। डिमेंशिया इसका एक साइड इफेक्ट है, जहां व्यक्ति स्मृति लोप हो जाती है। व्यक्ति की जो स्मृति होती है, व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा चीजों को भूलना प्रारंभ कर देता है, जिसे हम लोग मेमोरी लॉस के नाम से जानते हैं। स्मृति लोप होना यहां पर आम बात है। तो इसके लिए किसे नोबेल प्राइज मिला था, तो डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा। यहां पहला ही ऑप्शन देके रखा है अरविंद कार्लसन। देखिए सन 2000 में अरविंद कार्लसन को पार्किंसन रोग के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहां सन 2000 में पार्किंसन रोग को लेकर अरविंद कार्लसन को नोबेल प्राइज यहां पर दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं, इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं, आगे के क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में कि एमनियोसेंटेसिस इज अ मेथड फॉर। एमनियोसेंटेसिस एक मेथड होती है, ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं उल्ववेधन विधि। उल्ववेधन विधि यानी कि एमनियोसेंटेसिस। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहां पर जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड कहां पाया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड कहां पाया जाता है, तो डी स्टूडेंट जिसे हम लोग उल्ववेधन नाम का एक लिक्विड बोलते हैं, उल्ववेधन नाम की एक विधि होती है। ये एमनियोटिक द्रव कहां पाया जाता है, तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मां के गर्भ में जब एक बच्चे का पोषण होता है तो उस बच्चे के आसपास जो लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम लोग एमनियोटिक लिक्विड के नाम से जानते हैं, जिसका पूरे संपूर्ण जो उसके जीवन चक्र का जो पोषण होता है मां के गर्भ में, वो एमनियोटिक लिक्विड के द्वारा होता है। अब यहां पर क्या होता है कि मां के गर्भ में कई प्रकार के जब बच्चों के अंदर विकार पैदा हो जाते हैं, या फिर उनकी स्थिति को देखने के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य को देखने के लिए क्या किया जाता है कि डॉक्टर के द्वारा एमनियोटिस एक विधि होती है, यहां पर एमनियोसेंटेसिस इसका इस्तेमाल किया जाता है। उल्ववेधन विधि, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि जो मां के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उसका स्वास्थ्य कैसा है। अगर उसके अंदर किसी प्रकार का डिसऑर्डर पाया जाता है तो उसका पता हमें इस विधि के द्वारा ही लगेगा। चलिए इसके ऑप्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन यहां पर देके रखा है कि भ्रूण के स्वास्थ्य की स्थिति का निर्धारण करना। बिल्कुल पहला आंसर हमारा सही जवाब होने वाला है। यहां पर जो दूसरे ऑप्शन दिए हैं वो यहां से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारे लिए इसका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों ने यहां पर टिक किया है। ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकते हैं एग्जाम्स में। यहां पर आगे हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन है हमारे बीच में, मनुष्य में कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है, यानी हमारे अंदर कितने वर्टिब्रल डिस्क पाए जाते हैं, कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे अंदर कुल कशेरुकाओं की संख्या, मनुष्य में कुल कशेरुका की संख्या होती है 33। कितनी होती है डियर स्टूडेंट, 33 जो हमारे अंदर वर्टिब्रल डिस्क होती है। यह छोटे बच्चों का होता है कि जब वयस्क में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि वयस्क में कशेरुकाओं की संख्या कितनी रहती है, तो वयस्क में कशेरुकाओं की संख्या रहती है हमारे बीच में 26। यहां क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि सबसे ऊपरी कशेरुका का नाम क्या है, तो सबसे ऊपरी कशेरुका का नाम हमारे अंदर होता है एटलस, है ना। क्या होता है डियर स्टूडेंट, एटलस होता है। इन्हें 33 जो वर्टिब्रल डिस्क होती हैं, इन्हें अलग अलग भागों में हम लोग विभाजित करते हैं, जिन्हें मैं आगे के सेशन में कंटिन्यू करूंगा। तो यहां इसका सही जवाब हमारे बीच में होने वाला है 33, और वयस्क में अगर पूछा जाए तो यहां हमारा जवाब हो जाएगा 26। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे बीच में है क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिएगा कि एक व्यक्ति के पास किस विशेष वर्ण के आधार पर भूरी आंखें, उसकी आंखों का कलर, यानी भूरी आंखें, नीली आंखें या फिर काली आंखें होती है। यानी कलर ऑफ आईज कौन सा पिगमेंट है जो डिसाइड करता है, आंखों का रंग कौन निर्धारित करता है, तो इस बात को यहां पर पूछा गया है। देखिए इसके ऑप्शन यहां पर देके रखा है प्यूपिल।
प्यूपिल दे के रखा है, ये भी आंखों का एक पार्ट होता है। कॉर्निया यहां पर दे के रखा है। एक ये परितारिका यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस, ये महत्वपूर्ण भाग होते हैं हमारे शरीर के। आंखों से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे हम लोगों ने कॉर्निया के बारे में पढ़ा होगा कि जो कॉर्निया होता है, जिसे हम लोग नेत्र पटल के नाम से जानते हैं, कि आंखों को दान करते वक्त इस आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो सही इसका जवाब होता है हमारे लिए कॉर्निया, है ना। नेत्र दान करते वक्त आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो नेत्र दान की स्थिति में आंखों का कॉर्निया वाला भाग दान किया जाता है। अगर हम लोग डिस्कस करेंगे ध्यान से, तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जब आप अंधेरे में बैठे रहते हैं और अचानक जब लाइट आती है तो आपकी आंखें बंद क्यों होती है, इसका क्या प्रमुख कारण है, कि आंखों में किसकी वजह से ये होता है, यानी कि हमारी आंखों में प्रकाश को आने या जाने के लिए कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है, इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। यहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आंखों का रंग। तो डियर स्टूडेंट, आंखों का रंग डिसाइड करने वाला जो हमारी आंखों का भाग होता है, इसे हम लोग कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं, आइरिस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, जिसे परितारिका के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहां से और भी आ सकता है कि जब हमारी आंखों में धूल मिट्टी के कण चले जाते हैं तो आंखों का कौन सा भाग है जो लाल हो जाता है, तो यह भी क्वेश्चन यहां से एग्जाम्स में आ सकता है। तो बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है यहां पर आइरिस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है, इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, यानी कि ये किससे संबंधित बीमारी होती है। देखिए थैलेसीमिया जो बीमारी होती है, थैलेसीमिया, इस रोग में क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह भी एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी एक वंशानुगत रोग। इसे हम लोग एक वंशानुगत रोग के नाम से जानते हैं। यह एक वंशानुगत डिसीज होता है, यानी कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता है। अब इस रोग में होता क्या है, तो डियर स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में आरबीसी होता है और इस आरबीसी में एचबी होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य होता है गैसों का विनिमय करना, हमारे शरीर में गैसों का विनिमय करना, यानी कि एक्सचेंजेशन ऑफ गैसेस, विनिमय करना, यह प्रमुख काम होता है हीमोग्लोबिन का। क्योंकि हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संयुक्त करने के बाद उन्हें हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करेगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यह एचबी के अंदर होने वाली प्रॉब्लम है, आरबीसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि रक्त से संबंधित प्रॉब्लम है। होता क्या है इसके अंदर वो समझिएगा कि थैलेसीमिया रोग में हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है या आरबीसी होता है, उसको गैसों को विनिमय करने की या गैसों को ले जाने की जो क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है, यानी हमारा जो रक्त है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का सही प्रकार से संवहन नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार के रोग को हम लोग थैलेसीमिया नाम का रोग कहते हैं, जो जेनेटिक होता है या वंशानुगत होता है। इसे हम लोग लिंग संलग्न रोग के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि यह लिंग संलग्न रोग है, संलग्न रोग के नाम से इसको हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे बीच में आ रहा है यहां पर ब्लड, यानी कि रक्त, और रक्त इसका सही जवाब होने वाला है डियर स्टूडेंट। यहां पर स्प्लीन, स्प्लीन को हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग आरबीसी की कब्रगाह के नाम से जानते हैं, आरबीसी की कब्रगाह के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। आप लोगों ने एक क्वेश्चन और यहां से पढ़ा होगा कि जो हमारे अंदर प्लीहा या स्प्लीन होता है, इसे ही हम लोग ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, कि एक न्यू बॉर्न बेबी में, नवजात शिशु में जो रक्त का निर्माण होता है वो प्लीहा के अंदर ही होता है, और अभी जो रक्त का निर्माण होता है वो होता है बोन मेरो के अंदर, यानी कि अस्थि मज्जा के अंदर। चलिए, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हमारे बीच में होने वाला है ब्लड। थैलेसीमिया एक रक्त से संबंधित विकार होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारे बीच में क्वेश्चन नंबर 10, और यह क्वेश्चन है, संयोजी ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। देखिए ह्यूमन टिश्यूज आते हैं, यानी कि एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यूज में जंतुओं के ऊतक में यहां एक क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे हम लोग बार बार इसके जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनिमल टिश्यू, हमारे अंदर 4 प्रकार के एनिमल टिश्यू पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले उपकला ऊतक का, यानी एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उपकला ऊतक, जिसके अंदर हम त्वचा को डिस्कस करते हैं। नंबर 2 पर आ जाता है यहां पर संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। और नंबर 3 यहां पर हो जाएगा हमारे लिए पेशी ऊतक, पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। और एक हो जाता है तंत्रिका ऊतक,
तंत्रिका ऊतक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो ऊतक है वो कौन है, तो यह होता है कनेक्टिव टिश्यू। और इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डियर स्टूडेंट हमारा रक्त, हमारे अंदर जितनी भी हड्डियां होती है यानी कि अस्थि, अस्थि के अलावा उपास्थि, उपास्थि के अलावा टेंडोन, टेंडोन लिगामेंट, टेंडोन लिगामेंट, लिगामेंट, इसके बाद में हमारे अंदर आ जाता है एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू यानी कि वसी ऊतक जिसका मुख्य काम होता है वसा का संग्रहण करना, हमारे शरीर में वसा का संग्रहण करना। तो ये प्रमुख भाग होते हैं संयोजी ऊतक के। हमारा क्वेश्चन है कि इन्हीं में से एक ऊतक होता है जो हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने का काम करता है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमारे अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जिसे हम लोग लिगामेंट के नाम से जानते हैं। इन्हें हिंदी में हम लोग स्नायु के नाम से भी जानते हैं। हर एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिगामेंट क्या होते हैं जिन्हें हम लोग स्नायु के नाम से जानते हैं। यह लिगामेंट क्या करते हैं कि बोन टू बोन कनेक्शन करेंगे, यानी कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करते हैं। अगर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लिगामेंट किसके बने होते हैं, तो डियर स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा कि यह लिगामेंट सफेद कोलेजन फाइबर के बने होते हैं, सफेद कोलेजन फाइबर के बने होते हैं। कोलेजन हमारे अंदर पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। तो यह इतनी जानकारी आप लोगों को क्लियर होगी कि लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्शन करेगा। तो यहां सही जवाब हमारे बीच में होने वाला है लिगामेंट, यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, स्नायु बंधन। अगर एग्जाम में आता है कि कंडरा किसको जोड़ेगा, तो यह जो कंडरा होता है यह अस्थि को पेशी से जोड़ने का काम करता है, यानी कि बोन टू मसल कनेक्शन ये करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा आप ध्यान से कि निम्नलिखित में से किस कीट में ल्यूसीफेरिन, यहां पर दिया गया ल्यूसीफेरिन नामक वर्णक पाया जाता है। यह एक केमिकल कंपाउंड होता है। ल्यूसीफेरिन एक प्रकार का केमिकल है जो किस जीव में देखने को मिल सकता है। तो यहां हमारे पास ऑप्शन देके रखे हैं जुगनू, यहां पर दिया है बड़मक्खी या सैंडफ्लाई, साधारण मक्खी यानी हाउस फ्लाई, और एक हमारे पास दिया है चमगादड़। तो डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण निकल कर आता है हमारे बीच में कि प्रमुख कारण बताइए कि रात्रि के दौरान जुगनू क्यों चमकते हैं। रात्रि में जुगनू क्यों चमकते हैं, यह क्वेश्चन एग्जाम्स में आप लोगों ने देखा होगा। तो डियर स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा जुगनू के चमकने का प्रमुख कारण उनके अंदर पाया जाने वाला एक केमिकल है, और इस केमिकल को हम लोग कहते हैं ल्यूसीफेरिन। यह एक प्रकार का एंजाइम होता है जो जुगनू के अंदर पाया जाता है। अब मैं इसकी प्रोसेस थोड़ा सा बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है। इसके अंदर फास्फोरस की बहुत ज्यादा अधिकता होती है। यह फास्फोरस इसके अंदर मेन कंस्टिट्यूएंट माना जाता है, किसके अंदर, ल्यूसीफेरिन के अंदर। यह एंजाइम क्या करेगा कि जब यह ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जब यह ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से, तो यह क्या बनाएगा, यह फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का। इस केमिकल कंपाउंड का नाम मैं आपको लिखने वाला हूं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। और इसी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के गुणधर्म या इसका नेचर में होता है कि यह उष्माक्षेपी रिएक्शन देता है जहां उष्मा का निर्माण होता है, और हमें यहां लगता है कि यहां जुगनू चमक रहा है। तो डियर स्टूडेंट इतने सारे रीजन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जुगनू के चमकने का प्रमुख कारण ल्यूसीफेरिन, जिसकी रिएक्शन ऑक्सीजन, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण होना, और यह फास्फोरस पाया जाता है किसके अंदर, इस ल्यूसीफेरिन नाम के एंजाइम के अंदर। सही जवाब होने वाला इस क्वेश्चन के लिए जुगनू, कि जुगनू रात्रि में चमकने का प्रमुख कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि यहां उत्तेजना के दौरान निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अधिक मात्रा हमारे अंदर होती है, कौन सा हार्मोन छोड़ा जाता है। देखिए जब एग्जाम में पूछा जा सकता है यहां पर कि किसे हम लोग संवेग वाला हार्मोन कहते हैं, यानी कि जिससे हमारे अंदर इमोशन क्रिएट होते हैं। यानी एग्जाम में पूछा जाता है कि जब अधिक मात्रा में उत्तेजना, एक्साइटमेंट हमारे अंदर हो, है ना, डर लगने लगे या फिर कोई खुशी हो, तो ये सारे जो एक्साइटमेंट है या जो इमोशंस है ये किसी हार्मोनल एक्टिविटी के द्वारा होते हैं। और यह हार्मोनल एक्टिविटी कहां होती है डियर स्टूडेंट, तो मैं बताना चाहूंगा हमारे अंदर जो किडनी होती है, इन किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, और इस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि।
क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। और इसी एड्रिनल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एड्रिनेलिन नाम का हार्मोन, एड्रिनेलिन नामक हार्मोन। और यह हार्मोन, इस हार्मोन को हम लोग आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है? तो इमरजेंसी हार्मोन एड्रिनेलिन को। इसे एक नाम से और एग्जाम पूछता है कि किस हार्मोन को लड़ो व उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? लड़ो व उड़ो यानी फाइट एंड फ्लाई हार्मोन के नाम से किसे जाना जाएगा? तो फाइट एंड फ्लाई हार्मोन होता है हमारे बीच में एड्रिनेलिन हार्मोन, जो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। तो यहां उत्तेजना का प्रमुख कारण माना जाएगा कॉर्टिसोन। देखिए कॉर्टिसोन जो हार्मोन है यह भी किडनी से ही रिलीज होता है। कॉर्टिको एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी इसको हम लोग बोलते हैं। सेरोटोनिन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जो हमारे तनाव की स्थिति को कम करने का काम करता है। और यहां हो जाएगा एड्रिनेलिन। तो उसका सही जवाब होने वाला है प्रिय विद्यार्थियों एड्रिनेलिन, जो हमारी किडनी में पाई जाने वाली एड्रिनल ग्रंथि से रिलीज होता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है महिलाओं में सभी महिलायोचित गुणों को पैदा करने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे बीच में होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे बीच में क्वेश्चन नंबर 13 है, एमआरआई का अर्थ क्या होता है? देखिए आप सभी को यह क्वेश्चन आता होगा कि एमआरआई क्या होता है। यह एक प्रकार की जांच होती है, एक टेस्ट होता है कि जो एमआरआई है वो क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी इसे हम लोग चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन के नाम से भी जानते हैं। जब किसी ऐसी प्रकार की कोई बीमारी है जिसे शरीर के आंतरिक भागों से देखा जाना चाहिए, जो रोग पता नहीं चल रहा हो, तो उस स्थिति में हम लोग एमआरआई करवाते हैं कि शरीर के अंदर होने वाले रोगों की जांच के लिए एमआरआई किया जाता है, जिसका सही जवाब होने वाला है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। काफी टाइम ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 14 है, आंख का कौन सा हिस्सा जो फूल जाता है इसमें धूल जाने पर गुलाबी हो जाता है? यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को वर्क दिया था कि किस हिस्से में धूल मिट्टी के कण जाने पर उसमें सूजन आ जाती है या फिर वो फूल जाता है या लाल हो जाता है। तो इसका सही जवाब हम लोग देखेंगे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा डियर स्टूडेंट आई कंजक्टिवा। आई कंजक्टिवा यानी कि इसे हम लोग कहते हैं नेत्र श्लेष्मा। नेत्र श्लेष्मा इसको हम लोग कहते हैं। आंखों का अगर नेत्रदान किया जाए तो नेत्रदान करते वक्त हम लोग कॉर्निया को दान करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आई कंजक्टिवा या नेत्र श्लेष्मा, जो लाल हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास में, प्याज किसका एक संशोधित रूप माना जाता है? एक फिर क्वेश्चन है हमारे बीच में मॉर्फोलॉजी से, क्योंकि मॉर्फोलॉजी सभी एग्जाम्स के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो प्याज का यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। आज के ही सेशन में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि जो प्याज होता है वह एक तने का रूपांतरण होता है, और तने में यानी कि इसे हम लोग स्टेम का मॉडिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ये होता क्या है? तो इसे हम लोग सल्ककंद के नाम से जानते हैं। सल्ककंद, इस रूपांतरण का नाम क्या है? सल्ककंद। सल्ककंद के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहां तना इसका सही जवाब होने वाला है। हाँ, जड़ यहां गलत हो जाएगा, इसके लिए रॉन्ग आंसर हो जाएगा। स्टेम यहां हमारे लिए सही जवाब होगा। लहसुन जो होती है वह भी एक प्रकार का तने का रूपांतरण होता है, और प्याज भी एक जड़ का। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्याज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे बीच में। क्वेश्चन नंबर 16, अमीबा का प्रसलन अंग कौन सा होता है? यानी कि इसका लोकोमोटरी ऑर्गन किसको कहते हैं? किससे यह प्रसलन गति कर सकता है? तो डियर स्टूडेंट अगर हम लोग अमीबा की बात करें तो अमीबा क्या होता है? अमीबा हमारे 5 जगत वर्गीकरण में जो आर एच विटेकर द्वारा दिया गया था, उसमें अमीबा हमारे अंदर इन्वॉल्व होता है 5 जगत वर्गीकरण के प्रोटिस्टा समूह में। किस समूह में? प्रोटिस्टा समूह के अंतर्गत अमीबा को रखा गया है। अमीबा जो होता है यह एक कोशिकी, अमीबा एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव माना जाता है। अमीबा एक कोशिकी यूकैरियोटिक, अमीबा एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव माना जाता है। यह बात आपसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। अमीबा एक अनिश्चित आकार का जीव होता है। इसका आप आकार कैसे भी बना सकते हैं। इसके पास एक ही कोशिका होती है, इसके पास एक ही कोशिका होती है, और इस एक ही सेल से ये अपने सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंप्लीट करता है। तो आप ध्यान से समझिएगा, जो इसकी बाहर की मेम्ब्रेन होती है डियर स्टूडेंट, इस मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा लेमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा लेमा। यहां
एक प्रॉपर न्यूक्लियस भी होता है। जब इसे कोई भोजन करना होता है तो यह अपने ही इस एक प्लाज्मा लेमा को अलग तरीके से मॉडिफाई कर लेता है और विसरण विधि के द्वारा यानी डिफ्यूजन मेथड के थ्रू ये अपने भोजन को अंदर ले लेता है। जब प्रसलन की बात होती तो यह अपने शरीर के अंदर ऐसे कुछ विशेष प्रकार की रचना का निर्माण करता है और इन विशेष प्रकार की रचना को हम लोग कुटपाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कुटपाद के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए इन्हीं कुटपाद को हम लोग सूडोपोडिया के नाम से भी जानते हैं। सूडोपोडिया ये सूडोपोडिया कुटपाद के नाम से भी जान सकते हैं, जो अमीबा का प्रमुख प्रसलन अंग माना जाएगा। अमीबा का प्रमुख प्रसलन अंग माना जाएगा। ध्यान से समझिएगा, एक इसकी प्रजाति होती है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस, आप लोगों ने पायरिया का नाम जरूर सुना होगा। पायरिया जो होता है एक प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है, पर इस रोग के पहले जब घाव की स्थिति निर्मित करने वाला जो अमीबा होता है वो अमीबा की एक प्रजाति है जिसे हम लोग एंट अमीबा जिंजीवेलिस के नाम से जान सकते हैं। जिंजीवेलिस के नाम से जान सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसकी एक प्रजाति होती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ना। यह हमारे आंतों से संबंधित एक अमीबा की प्रजाति है जिससे पेचिस रोग यानी कि डिसेंट्री डिसीज होती है। पेचिस यानी कि डिसेंट्री, तो पेचिस जो आंतों से संबंधित है यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। देखिए इसका प्रश्न अंक पूछा गया तो सूडोपोडिया इसका सही जवाब होने वाला है, यानी कि कुटपाद यहां पर सही। देखिए जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला से गति होती है। जीवाणु किससे गति करते हैं? फ्लैजिला से। और अगर मैं सिलिया की बात करूं, पक्षाभ की, तो हम लोगों ने नाम सुना होगा पैरामीशियम का। पैरामीशियम इस पैरामीशियम के अंदर जो गति होती है वो सिलिया के द्वारा होती है। तो मुझे उम्मीद है इतनी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 17 है, नींद की बीमारी का वाहक कौन होता है? नींद की बीमारी का वाहक हम लोग किसे कहेंगे? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यहां पर सैंड फ्लाई यानी कि बड़मक्खी। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में हाउस फ्लाई। थर्ड है हमारे पास में फल मक्षिका और एक सीसी मक्खी। देखिए प्रोटोजोआ के अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं और प्रोटोजोआ में एक रोग आता है जिसे हम लोग अनिद्रा रोग के नाम से जानते हैं, यानी कि सोने की बीमारी। यह रोग प्रोटोजोआ से होता है। और ये जो प्रोटोजोआ होते हैं उसके लिए जो वाहक होता है वो कौन होती है? तो वाहक होती है डियर स्टूडेंट सीसी मक्खी, जिसे हम लोग हाउस फ्लाई के नाम से भी जानते हैं, या मस्का डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम होता है। अब यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस सीसी मक्खी के लार्वा में या लार में क्या पाया जाता है? तो एक प्रोटोजोआ पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिपेनोसोमा गेम्बेसिस नाम का प्रोटोजोआ जो इस सीसी मक्खी के लार में पाया जाता है। यह जब किसी को प्रभावित करती है तो उस व्यक्ति के अंदर अनिद्रा की स्थिति या फिर सोने की बीमारी, जिसे हम लोग स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जानते हैं। तो इसके हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि जो नींद की बीमारी वो किससे आएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे पास में सीसी मक्खी। एग्जाम से पूछा जा सकता है कि बालू मक्खी अगर किसी को काट ले या सैंड फ्लाई किसी को काट ले तो उससे एक रोग होता है जिसे हम लोग काला जार के नाम से जानते हैं, यानी कि ब्लैक वाटर फीवर या काला पानी बुखार। चलिए तो इतनी जानकारी आप लोगों को क्लियर होगी। एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा कि मक्खी कौन सा रोग फैला सकती है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टाइफाइड इसके द्वारा फैल सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 18 है, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला अभिकर्मक कौन है? कि जब हम पत्तियों में स्टार्च को देखें, देखिए ध्यान से देखिएगा कि पौधों में स्टार्च जो होता है वह स्टार्च के बारे में हम समझा देते हैं। स्टार्च जो है भोजन संग्रह का एक रूप माना जाता है। यहां स्टार्च के रूप में पौधे भोजन का संग्रह करते हैं और यह भोजन संग्रह उसके बाद जब संवहन करना होता है तो पौधे इसे सुक्रोज में कन्वर्ट करने के बाद पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। तो यहां स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए हम किसे यूज करते हैं? तो ध्यान से समझना, इसका एक सही जो जवाब हो जाएगा वो आ जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन।
आयोडीन सॉल्यूशन यानी आयोडीन टेस्ट लगाया जाता है। आयोडीन टेस्ट लगाया जाता है किसको देखने के लिए? स्टार्स का परीक्षण करने के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है हमारे बीच में, भोजन किसके द्वारा पाचन तंत्र में एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है? कि भोजन की इस प्रक्रिया में पूरा संपूर्ण पाचन तंत्र हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो संपूर्ण पाचन तंत्र में हम लोग जब छोटी हाथों की क्रियाविधि को देखें तो यहां अलग अलग प्रकार के जो वर्क है वो यहां पर किए जाते हैं छोटी हाथ के द्वारा। छोटी हाथ के 3 हिस्से होते हैं जिसे हम लोग ड्यूडेनम यानी इसे हम लोग कहते हैं पक्वाशय, ड्यूडेनम पक्वाशय। एक आ जाता है हमारा बीच में जेजुनम वाला भाग, जेजुनम, और एक हो जाता है इलियम, इलियम। ये 3 भाग हमारे होते हैं छोटी हाथ के, पक्वाशय, जेजुनम और इलियम। छोटी हाथ के अंदर उंगली जैसी एक प्रवर्ध होते हैं, छोटी छोटी रचनाएं होती हैं। अगर हम लोग इनको डिस्कस करें तो इन रचनाओं के द्वारा ये जो उंगलीनुमा प्रवर्ध आपको देखने को मिल रहे हैं, इनका मुख्य काम क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ये आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट हम देखेंगे कि इनका जो संबंध होता है रक्त वाहिनियों से होता है, रक्त वाहिनियों से होता है, यानी ब्लड वेसल्स यहां पर कनेक्टेड होती है। और इन्हें, इन उंगलीनुमा प्रवर्ध को हम लोग माइक्रोविलाई या फिर विली के नाम से जानते हैं। ये उंगलीनुमा प्रवर्ध विली के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे बीच में विली। और इन्हीं विलीज के द्वारा हमने जो भी खाया है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में ये आ चुका है। बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे बीच में क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है हमारे सामने, जैव निम्नीकरण कचरे को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है? यानी कि यहां पर पूछा जा चुका है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कचरे के अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ कचरों को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी क्रियाओं के द्वारा इनको डिकम्पोज कर देते हैं, यानी इन्हें अपघटित कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, अपघटित करना। और यह काम किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें प्रमुख रूप से बैक्टीरिया या फिर हम लोग फंगस को यहां पर इन्वॉल्व कर सकते हैं, कवक को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वायरस यहां पर नहीं आएगा। तो प्रमुख रूप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो डिकम्पोजर माने जाते हैं वो डिकम्पोजर बैक्टीरिया और कवक की श्रेणी होती है जो पदार्थों को अपघटित कर देते हैं। तो यहां हम लोग सही जवाब देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होने वाला है हमारे बीच में ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किया है। आपसे पुनः मैं निवेदन करूंगा कि यह क्वेश्चन अपने नोट्स में आप लोग लिखते चलें और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग ये क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 8। जय हिंद, जय भारत।